हाय गाइस, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज का जो मैंने विषय लिया है वो मैंने एक कक्षा 9वीं में से लिया है और पाठ है दो बैलों की कथा। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, धन्यवाद। फिर भी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा कर रखिए, क्योंकि आप लोगों को पास सबसे पहले वीडियोस पहुंचेंगी। और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस को और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यानी कि जिन पशुओं को कांजी हाउस में कैद किया जाता था उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहाँ की दीवारें कच्ची थी और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद करके रखा जाता था। आपको पाठ में पता चला कि इसमें बहुत सारे अलग अलग जानवरों को रखा जाता था, हर तरह की जानवर उसमें होता था और वहाँ का जो चौकीदार होता था उसे ये भय बना रहता था कि कहीं कोई पशु जो है वो दीवार को गिराकर भाग ना जाए या फिर कोई पशु मर ना जाए। इसीलिए उसका ये उत्तरदायित्व बनता था कि वहाँ पर बंद जितने भी पशु है वो उनकी हाजिरी ले। नंबर 2, छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो गया के घर में रहती छोटी बच्ची, उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? छोटी बच्ची गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। कौन थी छोटी लड़की? गया के भाई भैरव की लड़की थी और उसकी अपनी माँ जो थी वो मर चुकी थी और जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसको बहुत मारती थी। वह जब भी बैलों की बुरी दशा देखती तो उसके प्रति उसके दिल में प्रेम का भाव जागता था। उसे ये महसूस होता था कि ये बैल भी उसी की तरह है, जिस प्रकार उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार बैलों पर भी अत्याचार हो रहा है। इसी कारण उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? उत्तर क्या है? इससे बहुत सारे नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं जो इस प्रकार से हैं। किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। मतलब अगर हमारे सामने कोई इंसान है जो बहुत सीधा है, बहुत सहनशील है, सहिष्णुता मतलब बहुत सहनशील है, तो हमें उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये उसका एक गुण है। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उस पर प्रहार करना उचित नहीं मानते। नारी पर कभी भी किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का समाधान सरलता से किया जा सकता है। अगर मनुष्य एक साथ मिलकर किसी मुसीबत का समाधान ढूंढे तो वो आसानी से मिल जाएगा। परास्त हुए शत्रु पर दया भाव रखनी चाहिए। भलाई का परिणाम हमेशा भला ही होता है। अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो उसका हमें जो फल है वो भी अच्छा ही मिलता है। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है और जो मित्र हमारी सहायता करता है तो तभी हमें उसकी पहचान होती है कि ये हमारा अच्छा मित्र है। समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। हमारे अंदर देने की भावना भी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं यानी कि उसके स्वभाव की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? ऐसी उसकी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है? उत्तर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सरलता और सहनशीलता, इसके आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। मतलब जो ऋषि मुनि हमारे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, उनको सुख दुख, लाभ हानि
या किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वो हर एक परिस्थिति में एक समान बने रहते हैं, ये गुण उनके अंदर होता है। और जो गधा है उसके अंदर भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। इसी कारण उसकी तुलना जो है वो इन ऋषि मुनियों के साथ की गई है। तो लेखक ने उसे सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। नंबर 5, किन घटनाओं के आधार पर पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पाठ में बहुत सारी गाइस विशेषताएं दी हुई हैं, घटनाएं दी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें कैसी दोस्ती थी। तो पहली घटना कौन सी है? दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यही कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। यानी जब उनको गाड़ी में जोता जाता था तो दोनों की ही यही कोशिश रहती थी कि जो गाड़ी का भार है वो उसके कंधे पर आए, ना कि दूसरे उसके मित्र के कंधे पर। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा ना गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा, उससे हीरा का कष्ट देखा ना गया। जब गया ने हीरा को डंडा मारा था तो दोनों जो मोती था उससे इस चीज़ को सहन नहीं होया और वह सब कुछ लेकर भाग गया था। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। इस घटना का वर्णन किया गया है कि जब मटर के खेत में दोनों घुस जाते हैं और बड़े आराम से मस्त होकर मटर खा रहे होते हैं तो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए सींग मिलाते हैं, तो एक दूसरे को धक्का देते हैं और अचानक से क्या होता है कि मोती को लगने लगता है कि हीरा जो है वो गुस्से में आ गया है, तो वो खुद ही पीछे हट जाता है। उसे ऐसा करके ये महसूस होता है कि उसने दुश्मनी के भाव को रोक लिया है। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड वाली घटना का वर्णन किया गया कि जब उनके सामने सांड आ गया तो दोनों ने ही मिलकर उसका मुकाबला किया। अगर सांड जो है वो एक पर चोट करने की कोशिश करता तो जो दूसरा था वो अपने सींग उसको चुभो देता। और लास्ट में क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ कि जो सांड था वो बेदम होकर गिर गया। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। जब मोती पकड़ा गया था तो हीरा अगर चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वह भी वापस आ गया क्योंकि उसे अपने साथी को छोड़कर नहीं जाना था। और अंतिम घटना दी हुई है कांजी होस वाली। कांजी होस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती जो था उसने भी उसका साथ दिया और उसने सबसे पहले क्या किया कि बाड़े की जो दीवार थी जिसे हीरा तोड़ रहा था उसने उसको तोड़ना शुरू किया। फिर उसी का साथ देने के लिए उसी के साथ वहीं पर रुक गया। अगर वो चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन उसने अपने साथी का पूरा साथ दिया। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है? यानी कि जब हीरा ने कहा कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, तो इसमें स्त्री की किस सामाजिक विडंबना की ओर संकेत किया गया है? इंगित किया गया मतलब संकेत किया गया है। उत्तर, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जिस समय की घटना का वर्णन किया गया है, जब ये लेख लिखा गया तो उस समय समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, मतलब पुरुष जो थे उनका शोषण करते थे, उनके द्वारा सताई गई थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। अगर हम समाज में बनाए गए नियमों को देखें तो उनके अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। लेखक स्त्रियों की
प्रताड़ना का विरोधी है, वो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका विरोध करता है। वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है, मतलब वह चाहता है कि नारियों का भी समाज में उतना ही स्थान होना चाहिए, उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुरुष का है। वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है, यानी कि दोनों को ही वो एक समान मानता है। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है? मतलब समाज में दोनों के कैसे संबंध है, कहानी में लेखक ने किस प्रकार से व्यक्त किया है? उत्तर, किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं, यानी कि अपनापन लेके रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत समीप हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जीन जान देने को तैयार है। मतलब जिस तरह से किसान पशु के साथ प्रेम करता है, उसी प्रकार जो पशु है वो भी अपने मालिक के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। और इसका उदाहरण कौन है? हीरा और मोती, जो कि झुरी के बैल थे। झुरी भी उनसे बहुत प्यार करता था, अपने बच्चों की तरह उनको रखता था, इसलिए उसने इतने सुंदर सुंदर उनके नाम रखे थे, हीरा और मोती। और वह उनसे इतना प्रेम करता था कि उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देना चाहता था। और दूसरी तरफ जो बैल थे वो भी अपने मालिक से उतना ही प्रेम करते थे, वह भी उसकी एक पुकार पर हर एक काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जब हीरा और मोती झुरी के ससुराल से वापस आते हैं तो जो झुरी है वो बहुत उनके साथ बहुत लगाव के साथ मिलता है, उनको आलिंगन में लेता है। और जो बैल हैं वो भी अपने मालिक के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं प्रकट करें। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें पता चलता है उसमें परोपकार की भावना है, मतलब दूसरों का भला करने की भावना उसके अंदर है। वह निरीह और विपत्ति में फंसे प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है। जो लोग मुसीबत में फंसे होते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने में वो विश्वास रखता है, यानी उसका मानना है कि ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। वह आशावादी है, उसे विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होगा। यानी कि वो ये सोचता है कि अगर वो दूसरों के साथ भला करेगा तो उसका भी भला होगा, अगर दूसरों के साथ वो बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। इसीलिए वो दूसरों का भला करने के बारे में सोचता है और वह आशावादी है। प्रश्न 9, इसके 2 भाग हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। पहले भाग में पूछा गया है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी आपने इसका आशय स्पष्ट करना है कि इसमें क्या बताया गया है। हीरा और मोती बिना किसी बात को कहे एक दूसरे के मन की बात को बड़ी आसानी से समझ लेते थे। अब वो इंसान तो थे नहीं जो एक दूसरे को बोलकर अपनी बात को समझाते, वो अपनी मूक भाषा में बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। जबकि जो मनुष्य है वो ये मानता है कि सारे जीवों में वह श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? कि वो एक दूसरे को बोलकर अपनी बातें बता सकता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हीरा और मोती अपनी बातें बिना कहे एक दूसरे को बता सकते थे, एक दूसरे की बात को समझ सकते थे, ऐसा गुण जो है वो मनुष्य के अंदर भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य भी तब तक किसी बात को नहीं समझ पाता जब तक कोई सामने वाला उसको अपनी बात नहीं बताता। तो मनुष्य जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है वह भी इस गुण से वंचित है, यानी कि उसके अंदर भी ये गुण नहीं पाया जाता। दूसरा भाग इसका, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब छोटी लड़की जो थी वो उन दोनों को एक एक रोटी दे जाती थी। गया के घर में उनके साथ अत्याचार होता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था।
सूखा भूसा मिलता था। तो ऐसे में वो छोटी लड़की जो थी वो उनको एक एक रोटी देकर जाती थी, लेकिन अब वो बैल ठहरे तो एक एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी। लेकिन इतना ज़रूर हो गया था कि मानो उनका हृदय जो था वो तृप्त हो गया था, मतलब उनको शांत हो गया था उनका हृदय कि एक एक रोटी से ही जो इतने प्रेम से उनको वो छोटी बच्ची देकर जाती थी उससे उनको तसल्ली हो जाती थी और उनका पेट ऐसे लगता था कि भरा हुआ है। यानी कि सूखा भूसा खाकर भी वो लोग दुर्बल नहीं हुए थे। बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, यानी कि उन्होंने बालिका वो छोटी सी जो लड़की थी उसके प्रेम को महसूस कर लिया था और उनका मन जो था वो प्रसन्न हो उठा था। तो गाइस, ये थे हमारे 2 बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसे बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों तक मैंने पहुंचाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगी और आप इसको आसानी से कर पाओगे। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने आती रहूँगी और एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।